पूरी रात इतनी तेज़ बारिश होती रही कि इकबाल ठीक से सो नहीं पाया। जब वो सुबह उठा तो देखा कि उसके 2 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर में घुटनों तक पानी भरा हुआ था। आसपास के इलाके में नज़र दौड़ाई तो पाया पूरा इलाका ही बाढ़ में डूबा हुआ था। इस बरसात के मौसम में अमेरिका से वापस अपने मुल्क लौटने के फैसले पर अब इकबाल पछता रहा था, क्योंकि पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। बिजली गुल थी और मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन इकबाल को अभी तक इस बात का एहसास नहीं था कि बहुत जल्द कितनी बड़ी मुसीबत उस पर और उसके परिवार पर आने वाली थी। वो नहीं जानता था कि ऊपर पहाड़ों पर पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से सारे दरिया खतरे के निशान से ऊपर बहने लगे थे, जिससे उन पर बने डैम भी पूरी तरह भर चुके थे। ये तो बाढ़ की बस शुरुआत भर थी, क्योंकि उन बांधों पर लगे फ्लड गेट्स को अब खोल दिया गया था, जिससे आने वाले कुछ ही घंटों में वाटर लेवल और भी बढ़ने वाला था। इकबाल वापस अपने कमरे में गया, जहां पर उसकी बीवी सिमरन और 11 साल का बेटा सैमी अभी भी सुकून से सो रहे थे। पहले उसने सोचा उन्हें जगा दे, लेकिन कुछ सोचकर रुक गया। फिर ध्यान आया कि निचली मंजिल में बनी रसोई में खाने पीने का सामान है, कहीं वो खराब ना हो जाए। तो सीढ़ियाँ उतरकर रसोई में गया और वहाँ से गैस सिलेंडर, चूल्हा, आटा, दाल, चावल और ज़रूरत की बाकी चीज़ें उठाकर ऊपर कमरे में ले आया। इतने में सिमरन और सैमी भी जाग चुके थे। बढ़े हुए वाटर लेवल को देखकर वे भी घबरा गए। उनको हिम्मत बंधाते हुए इकबाल बोला कि चिंता ना करें, वो अभी पास वाले गांव जाकर कोई मदद लेकर आएगा। नाश्ता करके इकबाल सिमरन और सैमी को ये बोलकर घर से निकला कि बहुत जल्द वापस लौटेगा। वो समझता था कि आसपास ही उसे कोई ना कोई मदद करने वाला मिल ही जाएगा, लेकिन उसका ये सोचना गलत था, क्योंकि आज सुबह ही नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट और पुलिस की टीम ने पूरे इलाके को खाली करवा दिया था। इकबाल का घर बस्ती से कुछ दूरी पर था और इकबाल के अमेरिका जाने के बाद पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था। गांव वालों ने पुलिस को यही बताया कि वहां कोई नहीं रहता, इसलिए कोई इस तरफ आया ही नहीं। गलती खुद इकबाल की भी थी। उसने किसी को अपनी वापसी के बारे में इत्तला की ही नहीं थी। यहाँ तक कि अपने करीबी रिश्तेदारों तक को यही सोचकर खबर नहीं की कि सब के सब उसको ऐसे घेर लेंगे जैसे मक्खियाँ शहद की ओर टूट पड़ती हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये था कि दूर दूर तक उनको बचाने वाला कोई नहीं था और धीरे धीरे वाटर लेवल भी बढ़ता जा रहा था। सिमरन घर की टेरेस से इकबाल को दूर जाते हुए तब तक देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। इसके बाद उसके पास इकबाल से कांटेक्ट करने या ये जानने का कोई भी जरिया नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। वो सिर्फ यही उम्मीद कर सकती थी कि वो जल्द ही मदद लेकर सही सलामत वापस लौट आएगा। इकबाल को गए हुए अभी कुछ ही देर हुई थी और सिमरन अभी भी टेरेस पर ही खड़ी थी कि तभी उसे कुछ दूरी पर उड़ता हुआ पुलिस का एक ड्रोन दिखाई पड़ा। वो मदद के लिए हाथ हिलाती हुई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, लेकिन बदकिस्मती से ड्रोन कैमरे की नज़र उस पर नहीं पड़ी और वो उड़ता हुआ दूर चला गया। वो बहुत देर तक इसी उम्मीद के साथ टेरेस पर खड़ी रही कि ड्रोन वापस आएगा, लेकिन ड्रोन वापस नहीं आया। सैमी के बुलाने पर अंदर गई तो देखा कि निचली मंजिल में वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। वो इस बात से भी हैरान थी कि अभी तक मदद के लिए कोई क्यों नहीं आया। सैमी बहुत घबरा गया था। अब तो उसने ज़ोर ज़ोर से रोना भी शुरू कर दिया था। उसकी हिम्मत बंधाते हुए सिमरन बोली कि जल्द ही उसके डैडी वापस लौटेंगे और उन्हें सही सलामत यहाँ से ले जाएंगे। वो इस बात से अनजान थी कि जेल से भागे हुए 3 खूंखार कैदी उसके घर की ओर बढ़ रहे थे। दरअसल वे तीनों पुलिस से बचने के लिए पास के खाली मकान में छिपे हुए थे और जब सुबह गांव के लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू पार्टी आई तब भी बाहर नहीं निकले।
फिर जब सिमरन टेरेस पर खड़े होकर ड्रोन के लिए चिल्ला रही थी, उन्हें मालूम पड़ा कि नज़दीक वाले मकान में अभी भी कोई फंसा हुआ है। इन तीनों का भूख और प्यास से बुरा हाल था और इसी उम्मीद से कि कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, वे गहरे पानी को पार करते हुए इकबाल के घर के गेट के पास पहुंच गए थे। सिमरन इसी आस में कि कोई ना कोई मदद को आता ही होगा, बार बार टेरेस पर आकर बाहर नज़र बनाए हुए थी। जैसे ही वो 3 कैदी गेट से अंदर आंगन में दाखिल हुए तो सिमरन की नज़र उन पर पड़ गई। पहले तो वो बहुत खुश हुई कि चलो कोई तो आया उन्हें बचाने के लिए, लेकिन जब उसने उन तीनों के हाव भाव देखे तो उसे शक हुआ कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो तेज़ी से भागते हुए निचली मंजिल में गई, जहाँ पानी अब घुटनों से ऊपर पहुंच चुका था। इससे पहले कि वो 3 कैदी घर में दाखिल होते, उसने मेन डोर को अंदर से बंद कर दिया। ऐसा करने में उसने अगर 2 पल की भी देरी की होती तो वो अंदर आ गए होते। वो तीनों दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि घर के अंदर रहने वालों को उन पर शक हो गया है। उन्होंने एक दूसरे से धीमी आवाज़ में कुछ डिस्कस किया। फिर उनमें से एक ने दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि वे डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम की ओर से इस घर में रहने वालों को रेस्क्यू करने आए हैं, इसलिए दरवाज़ा खोल दें। लेकिन सिमरन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो इस दौरान लगातार डोर होल से उन्हें देख रही थी और उसे पूरा यकीन हो गया था कि वे झूठ बोल रहे हैं। वो चिल्लाकर उनसे बोली कि यहाँ से वापस चले जाएं। इसके बाद वो भागकर वापस ऊपर वाली मंजिल में आ गई, जहाँ उसका चिल्लाना सुनकर सैमी बहुत डर गया था और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा था। बाहर वो तीनों कैदी भी घर में घुसने की दूसरी तरकीब लड़ा रहे थे, लेकिन जब कोई और रास्ता ना मिला तो दरवाजे पर ही लात और कंधों से ज़ोर-ज़ोर से वार करने लगे। सिमरन जानती थी कि लगातार हो रही चोट से दरवाज़ा बहुत जल्द ही टूट जाएगा और उसके पास सोचने का ज़्यादा वक्त भी नहीं था। वो अकेली उन तीनों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो बहुत घबरा गई थी, लेकिन चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर बैठने से मुसीबत नहीं टलने वाली थी। इसलिए सैमी और खुद को उनके चंगुल से बचाने का तरीका सोचने लगी। तभी सिमरन को एक प्लान सूझा। वो नीचे रसोई में गई और वहाँ रखी 10 लीटर की एक खाली जेरिकेन और प्लास्टिक की पाइप का एक छोटा टुकड़ा उठाया और वापस ऊपर आकर खुद को और सैमी को कमरे में बंद कर लिया। इतने में मकान का मेन डोर भी टूट गया और वे तीनों कैदी अंदर दाखिल हो गए। दरवाज़ा तोड़ने में लगी मशक्क़त से वे पहले ही बहुत थक चुके थे और भूख प्यास से भी हाल बेहाल था। वे सीधे रसोई में गए और खाने पीने का सामान ढूंढने लगे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। उन्होंने देखा कि सिमरन ने खुद को ऊपर वाले कमरे में बंद कर लिया है। एक और दरवाज़ा तोड़ने की उनके अंदर भी हिम्मत नहीं बची थी। इसलिए सिमरन को धमकाने के लिए एक कैदी ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और दरवाजे पर गोली चला दी, जो कि लकड़ी को चीरती हुई दीवार पर जा लगी, और बोला कि अगर सिमरन उन्हें खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी दे दे तो वो कुछ भी नहीं करेंगे और चुपचाप वापस चले जाएंगे। सिमरन, जो कि सैमी के साथ एक अलमारी के पीछे छिपी हुई थी, बोली कि उसे सोचने के लिए 5 मिनट की मोहलत दी जाए। इसके बाद उसने अलमारी से 3-4 नई बेडशीट्स निकाली और उनको मजबूती से जोड़कर एक रस्सी तैयार कर ली। अलमारी में ही इकबाल की एक जैकेट थी, जिसमें घर के पिछले आंगन में पार्क की हुई जीप की चाबी थी। जैकेट से चाबी निकालते हुए सिमरन सैमी से बोली कि इन बदमाशों से बचने के लिए उसे उसकी मदद करनी होगी। सैमी बहुत डरा हुआ था, लेकिन सिमरन के समझाने पर वो तैयार हो गया। इसके बाद सिमरन ने बेडशीट से बनी रस्सी को कमरे की बालकनी में लगी लोहे की ग्रिल से बांधकर नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। इसके साथ साथ उसने उस जेरिकैन और प्लास्टिक के पाइप के टुकड़े को भी नीचे फेंक दिया और सैमी को ये कहकर कि हिम्मत रखना, खुद भी कूद गई।
बालकनी से ज़मीन तक की दूरी करीब 12 फुट थी और जब सिमरन नीचे गिरी तो उसे काफ़ी चोट भी आई। चोट गहरी भी हो सकती थी, लेकिन घुटने भर गहरे पानी की वजह से वो ज़्यादा ज़ोर से ज़मीन पर नहीं टकराई। उसने बालकनी में खड़े सैमी की ओर देखा और इशारा किया कि वो ठीक है। फिर जेरिकेन और पाइप के टुकड़े को उठाया और लंगड़ाते हुए पास में खड़ी जीप की ओर चली गई। उसने चाबी लगाकर जीप के फ्यूल टैंक कैप को खोल दिया और पाइप की मदद से पेट्रोल को बाहर खींचा और जेरिकेन को भरने लगी। उधर अंदर तीनों कैदियों ने जब देखा कि कमरे में कोई आहट नहीं हो रही है तो उन्हें शक हुआ कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। उनमें से एक कैदी मेन डोर से हाथ में पिस्तौल लिए आसपास का मुआयना करने बाहर निकला। बाकी दोनों कैदी उस कमरे की ओर बढ़े जिसमें सिमरन ने खुद को और सैमी को बंद किया था। जेरी कैन भर गया तो सिमरन ने उसे रस्सी में बांध दिया और सैमी ने उसे ऊपर खींच लिया। इसके बाद खुद सिमरन भी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गई। दोनों कैदी अब ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खटखटा रहे थे और ये धमकी भी दे रहे थे कि अगर जल्दी उन्हें कुछ खाने को न दिया गया तो वो दरवाज़ा तोड़ देंगे। सिमरन ने उनके सामने एक शर्त रखी कि वो उन्हें खाना और पानी दे देगी, लेकिन पहले उन्हें वापस निचली मंजिल में जाना होगा, जिसके लिए वो तैयार हो गए और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाने लगे। सिमरन दरवाजे और फर्श के बीच के गैप से उन्हें नीचे जाते देखती रही। जब वो नीचे चले गए तो उसने एक लकड़ी के डंडे के सिरे पर एक ऊनी स्वेटर को मजबूती से बांध दिया और जेरी कैन से सारा पेट्रोल उड़ेलकर एक पतीले में भर दिया और स्वेटर को हल्का सा पेट्रोल से भिगो दिया। बाहर वो कैदी जब मुआयना करता घर के पीछे की ओर जा रहा था तो उसे पानी पर तैरती हुई पेट्रोल की एक पतली परत दिखाई दी। वो जैसे ही जीप के पास पहुंचा तो देखा कि उसका फ्यूल टैंक कैप खुला हुआ था और बालकनी से चादर की बनी रस्सी भी लटक रही थी। वो तेज़ी से वापस मेन डोर की ओर भागा और घर के अंदर दाखिल हुआ। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, सिमरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और पतीले में भरा पेट्रोल निचली मंजिल की ओर फेंक दिया, जिससे वहाँ इकट्ठा पानी पर पेट्रोल की एक लेयर बन गई। पीछे पीछे सैमी भी आया, जिसने हाथ में जलती हुई मशाल पकड़ी हुई थी। इससे पहले कि वो तीनों कैदी कुछ समझ पाते, सैमी ने वो मशाल नीचे की ओर फेंक दी, जिससे पानी पर बह रहे पेट्रोल ने फौरन आग पकड़ ली और वो तीनों पूरी तरह झुलस गए। आग और धुएं की चपेट से बचने के लिए सिमरन और सैमी झट से वापस कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। जिस तेज़ी से आग फैली थी उसी तेज़ी से पेट्रोल के ख़त्म होते ही बुझ भी गई। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से घर में रखे सामान और फर्नीचर में इतनी सीलन आ चुकी थी कि उन्होंने आग नहीं पकड़ी, बस पूरा घर धुएं से भर गया। खुली खिड़कियों और दरवाजे से होता हुआ काले धुएं का ये गुब्बार आसमान की ओर उठा, जो कि बहुत दूर से भी दिखाई दे रहा था। कुछ दूरी से गुजर रही पुलिस रेस्क्यू टीम की नज़र इस पर पड़ी तो वो अपनी नाव लेकर इसकी ओर बढ़े। घर से कुछ ही दूरी पर उन्हें जख्मी हालत में वो तीनों कैदी भी मिल गए, जिन्हें देखते ही पुलिस वाले उन्हें पहचान गए और अपनी हिरासत में ले लिया। इसके कुछ देर बाद सिमरन और सैमी को भी रेस्क्यू कर लिया गया और शाम होते होते इकबाल भी सही सलामत उनके पास पहुंच गया था। हेलो दोस्तों, अगर आप हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर और सस्पेंस स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं और यूट्यूब पर घिसी-पिटी हॉरर स्टोरीज सुनकर बोर हो गए हैं तो हमारे चैनल भयानक रस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही ओरिजिनल कंटेंट को आगे भी देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट भी कर दीजिए।